अपने इष्ट देव श्री हनुमान जी महाराज को प्रणाम करके आरंभ करता हूँ आज का कार्यक्रम। श्री हनुमान जी महाराज के सिद्धपीठ स्थान सालासर धाम राजस्थान से मैं डॉक्टर अमित कुमार दाधीच आपका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ। कब होगा विवाह, इस विषय पर हमारी वीडियो सीरीज़ चल रही है और उस सीरीज़ का 5th पार्ट लेकर आज आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हूँ। इस सीरीज़ के सभी पार्ट्स देखने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। जन्म कुंडली देखते हुए कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप यह एक्यूरेट निकाल सकते हैं कि विवाह कब होगा, शादी कब होगी। पिछले वीडियोज़ में हमने कई स्टेप्स की बात की थी। इस वीडियो में हम बात करेंगे दशा अंतरदशा के बारे में कि कौन सी दशा अंतरदशा विवाह कराने वाली होती है। यदि आपने पिछले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यदि आप कोई भी स्टेप मिस करेंगे तो आपके विवाह का समय निकालने में मिस्टेक हो जाएगी। जब आप यह देख लें कि जन्म कुंडली में विवाह का योग है और फिर आप यह देख लें कि किस उम्र में विवाह का योग है, छोटी उम्र में विवाह का योग है या उचित उम्र में विवाह का योग है या बड़ी उम्र में विवाह का योग है, यह देखने के बाद जिस उम्र में विवाह का योग हो उसमें दशा अंतरदशा का विचार करना होगा कि कौन सी दशा अंतरदशा में विवाह होगा। अब हम बात करेंगे कि कौन से ग्रह विवाह कराते हैं, यानी कौन से ग्रहों की दशा अंतरदशा में विवाह होता है। इन सब में एक बात आप एकदम ध्यान में रखें कि इन विवाह कारक ग्रहों में जो ग्रह निर्बल होंगे, पीड़ित होंगे, यानी क्रूर ग्रहों से युक्त या दृष्ट होंगे, क्रूर ग्रह उनके साथ बैठे होंगे या उनको देख रहे होंगे, अशुभ स्थान में पड़े होंगे, विंशोपक बल, षड बल, अष्टक वर्ग के अनुसार कमज़ोर होंगे, वे ग्रह विवाह कारक होकर भी अपनी दशा अंतरदशा में विवाह नहीं करा पाते हैं, या फिर उन ग्रहों को बल देने के लिए उपाय किए जाते हैं, रेमेडीज़ की जाती हैं, और यदि वह बहुत ख़राब नहीं हुए तो उपायों के कारण से और उचित गोचर के ग्रहों की स्थिति के कारण से और देश काल पात्र के कारण से भी विवाह हो जाया करता है। और इन विवाह कारक ग्रहों में जो बलवान होगा, जो शुभ स्थिति में होगा, शुभ स्थान में बैठा होगा, शुभ ग्रह उसे देख रहे हों, उसके साथ बैठे हों, वर्गों में अच्छी स्थिति में हो, षड बल, विंशोपक बल, अष्टक वर्ग के अनुसार अच्छी स्थिति में हो, वह ग्रह सहज में ही विवाह करा देगा, ईजी वे में ही उस ग्रह की दशा अंतरदशा में विवाह हो जाएगा। अब देखिए, कई बार क्या होता है, बहुत सारे ग्रह विवाह कराने वाले होते हैं, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो बहुत सारे ग्रह हो गए जो विवाह कराने वाले हैं, फिर तो हर दशा अंतरदशा में ही विवाह हो सकता है। लेकिन जब आप यह देखेंगे कि इनमें कौन सा ग्रह शुभ फलदायक है, कौन सा ग्रह निर्बल है, पीड़ित है, कौन सा ग्रह बलवान है, तो फिर उनमें छंटनी हो जाएगी, एक फ़िल्टर लग जाएगा और फिर कुछ एक ग्रह ही बचेंगे जो विवाह कारक होंगे। फिर उस समय में गोचर के ग्रहों की स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए, देश काल पात्र भी अनुकूल होना चाहिए, और यदि कोई ग्रह विवाह कारक तो है लेकिन वह थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है तो उसके कुछ उपाय करके भी अच्छे फल प्राप्त किए जा सकते हैं। और यदि वह बहुत ही निर्बल हुआ, पीड़ित हुआ, तो फिर उपाय करने पर भी फल नहीं मिलता है। अब इसके साथ ही एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जैसे विवाह से पहले शुभ मुहूर्त का विचार किया जाता है कि किस समय में शादी करें, का मुहूर्त निकाला जाता है। उस मुहूर्त में यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अच्छी दशा अंतरदशा में विवाह होता है तो वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ ग्रह विवाह कारक तो हैं, विवाह कराने वाले तो हैं, लेकिन वो ग्रह अन्य कारणों से बुरे फल देने वाले भी हैं। जैसे नैसर्गिक पाप ग्रह हैं, शनि, मंगल, राहु, केतु, और यदि यह 6, 8, 12 भावों से संबंध बना लें, उनके भावेशों से संबंध बना लें, तो फिर यह और भी बुरे हो जाते हैं। तो ऐसे ग्रहों की दशा अंतरदशा में जो विवाह होते हैं उनका परिणाम आगे जाकर दुख देने वाला भी हो जाता है। और मान लीजिए योग कारक ग्रह है, शुभ स्थिति में है, भाग्येश, सप्तमेश का संबंध है, अच्छे ग्रहों का संबंध है, फिर उनकी दशा अंतरदशा में जो विवाह होते हैं उनके परिणाम अच्छे निकलते हैं। तो मेरे कहने का तात्पर्य है कि कई सारे ग्रह विवाह कारक होते हैं, उनमें उन ग्रहों की दशा अंतरदशा में विवाह करना चाहिए जो शुभ फलदायक है। यदि यह आपके हाथ में हो तो ऐसा करना चाहिए,
अन्यथा तो जो ग्रह प्रबल विवाह कारक है वह विवाह करा ही देता है। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे कि किन ग्रहों की दशा अंतर्दशा में विवाह होता है। तो यह ज्योतिषियों का अनुभव है कि अधिकांश विवाह, ज़्यादातर विवाह राहु की दशा अंतर्दशा में हुआ करते हैं। बहुत सारे लोगों में यह कहावत भी प्रचलित है कि राहु ब्याहु होता है। ब्याह यानी विवाह है, यानी राहु ब्याह कराने वाला, विवाह कराने वाला, शादी कराने वाला ग्रह है। लेकिन कब? जबकि वह बलवान हो, अच्छी स्थिति में हो, सप्तम भाव, सप्तमेश या शुक्र इनसे उसका संबंध बना हो तब। या फिर महादशा जिस ग्रह की चल रही है उससे 7वें में यदि राहु बैठा है तो वह भी विवाह कारक होता है। राहु ही नहीं, किसी भी ग्रह की महादशा चल रही हो और उससे 7th हाउस में कोई ग्रह बैठा हो तो उस ग्रह की महादशा में 7th हाउस में बैठे ग्रह की अंतर्दशा विवाह कारक होती है। जैसे उदाहरण के लिए यह जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं, इनका विवाह राहु की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा में हुआ, क्योंकि राहु से 7th स्थान में सूर्य बलवान है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में स्थित है। लेकिन बहुत से ज्योतिषियों का यह अनुभव है कि सूर्य से 7वें स्थान में यदि शनि बैठा हो तो यह विवाह में विलंब कराता है, अड़चन लगाता है। और यदि सूर्य और शनि के समान अंश हों, उन दोनों की डिग्रीज लगभग सेम हो, तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा बाधाएं आती हैं। और ऐसा ही नहीं, यह भी अनुभव किया गया है कि सूर्य शनि यदि साथ में हो और डिग्री के हिसाब से नज़दीक हों तो भी विवाह में अड़चनें आती हैं। इसी प्रकार शुक्र का चंद्रमा या सूर्य से संबंध अच्छा नहीं माना गया वैवाहिक जीवन के लिए, क्योंकि शुक्र विवाह का कारक होता है और सूर्य और चंद्रमा दोनों शुक्र के शत्रु हैं। इसके अलावा फल दीपिका में लिखा गया है कि यदि सप्तम का स्वामी पंचम में हो या पंचम का स्वामी सप्तम में हो या ये दोनों एक दूसरे के स्थान में हो और थोड़ा सा भी इन पर यदि कोई क्रूर ग्रह का, पाप ग्रह का प्रभाव हो तो वैवाहिक जीवन में समस्याएं आती है, विवाह में विलंब होना या विवाह के बाद समस्या आना, और यह योग संतान सुख के लिए भी अच्छा नहीं बताया गया। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पे, सप्तमेश की महादशा या अंतर्दशा। 7th हाउस के लॉर्ड की महादशा या अंतर्दशा भी विवाह कराने वाली होती है। और वह जो बात मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी कि उनका बल जरूर देख लें। यदि यह सप्तमेश निर्बल होगा, पीड़ित होगा, खराब स्थिति में होगा तो सप्तमेश की महादशा अंतर्दशा भी विवाह कराने वाली नहीं होगी। और यदि यह बलवान होगा, अच्छी स्थिति में होगा, इसकी दशा अंतर्दशा विवाह कराने वाली होती है। और कोई ग्रह यदि निर्बल हो, पीड़ित स्थिति में हो और वह विवाह कारक हो और उस समय में गोचर की स्थिति अच्छी हो, बहुत ज़्यादा प्रयत्न किए जाएं तो विवाह हो जाता है। लेकिन जो ग्रह खराब स्थिति में है वह जो विवाह कराता है वह विवाह अच्छे फल देने वाला नहीं होता। अब देखिए, शुक्र जो है वह विवाह कारक ग्रह माना गया है, तो शुक्र की महादशा या अंतर्दशा यह भी विवाह कराने वाली होती है। और चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा भी विवाह कारक होती है, क्योंकि वह स्त्री ग्रह है, सौम्य ग्रह है, शुभ कार्य कराता है। तो ऐसा देखा गया है कि चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा में भी विवाह होते हैं। यदि शुक्र के साथ लग्नेश स्थित हो या लाभेश स्थित हो या द्वितीयेश स्थित हो, यानी शुक्र के साथ 1st हाउस का लॉर्ड, 2nd हाउस का लॉर्ड या 11th हाउस का लॉर्ड हो, तो यह 1st हाउस लॉर्ड, 2nd हाउस लॉर्ड और 11th हाउस लॉर्ड भी अपनी महादशा अंतर्दशा में विवाह कराते हैं। फिर देखिए, 2nd हाउस का लॉर्ड जो है वह परिवार से संबंध रखता है, तो 2nd हाउस का लॉर्ड जिस ग्रह की राशि में हो वह ग्रह भी विवाह कारक होता है। जैसे मान लीजिए कि 2nd हाउस का लॉर्ड शनि है और वह मान लीजिए बुध की राशि में है, तो बुध विवाह कारक हुआ। और ऐसा भी कहा गया है कि शुक्र जिस ग्रह की राशि में हो वह ग्रह यदि 6ठे, 8वें, 12वें का स्वामी न हो तो वह ग्रह भी विवाह कारक होता है। और विद्वान ज्योतिषियों का यह अनुभव है कि 10th हाउस का लॉर्ड और 8th हाउस का लॉर्ड यह भी विवाह करा सकते हैं। 7th हाउस के लॉर्ड के साथ में जो ग्रह हो, सप्तमेश के साथ में जो ग्रह हो, वह भी विवाह कारक होते हैं। 7th हाउस में बैठे हुए ग्रह भी विवाह कारक होते हैं। अब देखिए, लग्न, चंद्र लग्न और शुक्र लग्न, यह तीनों ही लग्न महत्वपूर्ण हैं विवाह के लिए। तो चंद्र लग्न से 7th हाउस का लॉर्ड और शुक्र लग्न से 7th हाउस का लॉर्ड यह भी विवाह कारक होते हैं। और जो ग्रह सप्तमेश के नक्षत्र में हो या सप्तम स्थान में बैठे ग्रह के नक्षत्र में हो, वे ग्रह भी अपनी महादशा अंतर्दशा में विवाह कारक होते हैं। अब देखिए, इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि यदि महादशा का स्वामी भी विवाह कराने वाला है और अंतर्दशा का स्वामी भी विवाह कराने वाला है,
तो वह समय विवाह के लिए बहुत अच्छा है। उस समय में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं विवाह होने के। और यदि महादशा का स्वामी विवाह कारक तो नहीं है, लेकिन विवाह में बाधक भी नहीं है, यानी विवाह में अड़चन लगाने वाला भी नहीं है, तो ऐसे ग्रह की महादशा में किसी ऐसे ग्रह की अंतर्दशा आ जाए जो विवाह कारक है, तो उसमें भी विवाह हो जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि महादशा का स्वामी और अंतर्दशा का स्वामी, ये दोनों ग्रह ही विवाह के लिए न्यूट्रल हैं, यानी न तो विवाह कराने वाले हैं, न विवाह में बाधा डालने वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में जब गोचर के ग्रह अनुकूल रहेंगे, देश काल पात्र अनुकूल रहेगा, तो विवाह हो जाता है। क्योंकि महादशा का स्वामी और अंतर्दशा का स्वामी विवाह के लिए बाधक नहीं है, सहयोगी भी नहीं है तो बाधक भी नहीं है। लेकिन गोचर के ग्रह सहयोगी हैं विवाह कराने में और प्रयत्न किए जा रहे हैं, देश काल पात्र अनुकूल है, तो ऐसी स्थिति में विवाह होता देखा गया है। अब जैसे देखिए, नवम स्थान का स्वामी विवाह के लिए बाधक नहीं है, विवाह के लिए सहयोगी भी नहीं है। हालांकि कुछ ज्योतिषी नवम स्थान के स्वामी की दशांतर दशा को भी विवाह के लिए अच्छा मानते हैं। और कई ज्योतिषियों का यह अनुभव है कि चतुर्थ भाव का स्वामी लड़कियों के विवाह के लिए अनुकूल होता है, यानी चतुर्थेश की महादशा अंतर्दशा में लड़कियों की विवाह की संभावना होती है। और ऐसा भी कहा गया है कि नवमांश में जिन ग्रहों का षडाष्टक हो, एक दूसरे से छठे आठवें बैठे हों, उनमें से किसी की महादशा हो और उसमें दूसरे ग्रह की अंतर्दशा हो, तो उसमें लड़कियों का विवाह होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। क्योंकि लड़कियों का विवाह होने के बाद वह अपने घर परिवार को छोड़कर दूसरे घर परिवार में जाती है, जो कि उनके लिए उनके मन में बहुत ही उथल पुथल मचाने वाला रहता है और दूसरी जगह एडजस्ट होने में थोड़ी परेशानियां आती ही हैं। तो यह षडाष्टक वाले ग्रह ऐसा करते हैं। अब विवाह में बाधक ग्रह कौन से हुए? जो ग्रह निर्बल होगा, पीड़ित होगा, अस्त होगा, खराब स्थिति में होगा, वह ग्रह भी बाधा डालेगा। और वह ग्रह यदि विवाह कराएगा तो वह अच्छा विवाह नहीं होगा। और छठा स्थान 7वें स्थान से 12वां पड़ता है। 6th हाउस जो है वह 7th हाउस से 12th है, तो यह 7th के लिए अच्छा नहीं और यह लगन से भी बुरा भाव माना गया है। तो 7th हाउस में बैठे पाप ग्रह या 7th हाउस का लॉर्ड पापी ग्रह और ख़राब स्थिति में हो, तो वह विवाह में बहुत अधिक बाधा डालता है। यदि जन्म कुंडली एक्यूरेट हो तो आप प्रत्यंतर का विचार भी कर सकते हैं और सूक्ष्मता से निकालने के लिए। उस ग्रह का प्रत्यंतर सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है जो अंतर्दशेश से किसी भी प्रकार संबंध बनाए हुए हो, या फिर जिस तरह अंतर्दशा का स्वामी विवाह कारक है, उसी तरह प्रत्यंतर दशा का स्वामी जो विवाह कारक हो वह भी विवाह कराता है। इस तरह से आप महादशा अंतर्दशा से मोटा मोटी ही अनुमान लगा सकते हैं कि विवाह कब होगा। अब कई बार कुछ महादशाओं में कुछ अंतर्दशाओं का समय काफ़ी लंबा होता है, 3-3 वर्ष का भी होता है। तो इसमें भी आप एक्यूरेट कैसे निकालें कि कौन से वर्ष में विवाह होगा, या यह भी निकाला जा सकता है कि कौन से महीने में विवाह होगा। तो इन सब टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।